हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी ठीक से होगे, अच्छे से होगे, बढ़िया से होगे। तो काफ़ी टाइम के बाद हमने जो इनकम्प्लीट आपका जो सिलेबस रखा था 9th स्टैंडर्ड का, वो जो कि फ़िज़िक्स का था, हमने जहाँ पे छोड़ा था हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में हम एक एडिशनल लेक्चर हर किसी टॉपिक पर देंगे, हर किसी चैप्टर पे देंगे, जिसमें आपके बहुत सारे और भी कंसेप्ट्स और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई हो या आपको मिस हो गई हो, वो उनको हम रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जहाँ तक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मोमेंटम, उसके बाद हमने पढ़ा था कोलिजन्स। तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे वाले जो हमारे पास जो इम्पल्स होती है। इम्पल्स हम किसको कहते हैं, इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है वगैरह, और मोमेंटम ये कैसे रिलेट एक दूसरे से है, इनके दरमियान कौन सी रिलेशन है। तो शुरू करते हैं हमारे इम्पल्स से। व्हाट इज एक्चुअली इम्पल्स हियर। So impulse is actually it's a simply the product of force and time. कभी एक बार हम बोलते हैं इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स या इट्स अ फोर्स अंडर शॉर्ट ड्यूरेशन। जब शॉर्ट ड्यूरेशन के अंडर फोर्स होता है उसको भी हम इम्पल्स बोलते हैं। लेकिन अक्सर में यही कि अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो उस टाइम पे फोर्स कम लगेगा, या फोर्स ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो सिंपली व्हाट वी कैन से, it is denoted with the letter J. It is denoted with the letter J, and it is defined as the product of force and T, or delta T I can say. I will here for the simplicity I have written here. Simply I have written here T. तो हमने क्या बोला कि ये जो इम्पल्स हैं ये फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उनके बराबर होता है। और दूसरे तरीके से क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो इम्पल्स हैं, ये इम्पल्स हमें मेजरमेंट देता है, ये हमें मेजर करके देता है कि जब फोर्स किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट होता है किसी टाइम में या किसी टाइम 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 1 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, तो उस फोर्स का इम्पैक्ट कितना हुआ, फोर्स का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो जब भी फोर्स एक्ट होता है किसी टाइम में तो उस फोर्स की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ, तो उस फोर्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो सिंपली हम बोलते हैं कि कितना मोमेंटम चेंज होता है, कितना मोमेंटम, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स एक्टिव की वजह से एक बॉडी पे कितना मोमेंटम चेंज हुआ, चेंज कितना आया इस मोमेंटम में, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। तो यू कैन write another definition here that it gives the idea about the change of momentum of a body by action of force। जब उस पर फोर्स एक्ट होता है उस पर कितना मोमेंटम चेंज हुआ, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं जे से। और इसके जो डिफिनीशन हमने बोली अभी तक, हमने बोला कि इट इज़ द एफ डॉट टी एंड इफ़ द फोर्स, एक्चुअली हम जो रियलिस्टिक केसेस में हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि फोर्स हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है, फोर्स चेंज होता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होती है। तब जाके हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए फोर्स को यहाँ पे वेरिएबल मान के इंटीग्रेशन लेते हैं, उस इक्वेशन की इंटीग्रेशन लेते हैं। वो सपोज हमारे पास अगर एक सिंपल इक्वेशन है 2² + 1, हम इस 2² अगर ये फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन ऑफ फोर्स है, ये फोर्स की ये फंक्शन है। इस फोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि टी के यानी कि टाइम के साथ चेंज होता रहता है, टाइम के साथ ही हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। तो तब जाके हम कैलकुलस का इफेक्ट लगा के हम इस वाली इक्वेशन में इंटीग्रेशन करेंगे इसको, जो आप 11th PUC क्लास में पढ़ोगे। वो आपका इस रेंज अभी नहीं है वो वाला चीज़। तो हम सिंपली क्या बोला हमने कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। So when we come out for the units की बात करेंगे, when we talk about the units of impulse J,
देन द यूनिट्स विल बी, फोर्स के हमारे पास थे न्यूटन और टाइम का हमारे पास सेकंड है, तो न्यूटन सेकंड विल बी द यूनिट्स ऑफ इम्पल्स। दीज आर द यूनिट्स ऑफ, ये यूनिट है जिसको हम मापेंगे किसमें, न्यूटन सेकंड में। तो एक और बात यहाँ पे बोलूँगा मैं कि अगर हम क्या करेंगे, ये तो यूनिट हुआ इस जिसमें हम मापेंगे इसको इम्पल्स को। तो अगर मैं क्या करूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, न्यूटन सेकंड मैंने लिखा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायमेंशंस की, पहली बात तो यह है कि इस यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँगा। आप एक पॉइंट, चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट आप लिखिए, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। और इसकी क्या डायरेक्शन है, इम्पल्स की वही डायरेक्शन है, इम्पल्स की वही डायरेक्शन है। इम्पल्स हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, एज दैट ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट होता है वही वाली डायरेक्शन किसकी है, इम्पल्स की। अगर फोर्स मेरा इस डायरेक्शन से एक्ट होता है या इस वाली डायरेक्शन से होता है, या नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन बिटवीन वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। उसी में उस फोर्स का इम्पैक्ट दिखेगा। जब उस फोर्स का इम्पैक्ट किसी भी डायरेक्शन में दिखेगा तो वही हमारी डायरेक्शन कहलाएगी इम्पल्स की, इम्पल्स की। अब एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हमने बोला था फोर्स होता है, फोर्स हमारे पास पुश या पुल होता है। ये पुश कितना हुआ यहाँ पे इम्पल्स में बात करते हैं, ये पुश कितना, बॉडी कितना पुश अप हुई, ये कितना पुश हुआ, इस पर कितना पुश लगा, कितनी दूर गई, कितना इस पुश का इम्पैक्ट रहा, वो हम इम्पल्स में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग हियर द पुश, हम उस पुश की वजह से बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आया। तो अगर हम बात करेंगे अब डायमेंशंस की, तो वी वर नाउ टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स। अब मैं बात करूँगा डायमेंशन ऑफ इम्पल्स में। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स, व्हाट वी से simply we have the force and t, as force is equivalent to mass into acceleration and acceleration into t, and we know that mass acceleration is velocity upon t and it is t. So when it is a t, so the t and t will cancel out and it will have this mv. What we say that mass have units of kg and dimensions of kg, and velocity has the so it has the dimensions of m simply, and the velocity have lt minus 1 as I have already taught in the first chapter. The mlt minus 1 will be the dimensions of impulse. तो यहाँ पे एक आप नोट करिएगा कि इम्पल्स की जो डायमेंशन है वो mlt माइनस 1 है, यानी कि इसमें मास हमारे पास 1 यूनिट का आता है, लेंथ भी 1 यूनिट की आती है, और टी में 1 यूनिट आता है, लेकिन वो इन्वर्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाईलाइट करके एक पॉइंट लिखाऊंगा यहाँ पे, उसको आप नोट करिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, वो है कि हमारे पास जो मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इनके यूनिट्स एंड डायमेंशंस सेम है, किसके, यहाँ पर हमारे पास जो मोमेंटम है और हमारे पास जो क्या बोलते हैं ये इम्पल्स है, उसके यूनिट्स भी सेम है और डायमेंशन भी सेम है, ठीक है। तो बढ़िया है। उसके बाद हम बोलेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स की एग्जाम्पल कहाँ पे मिलती है। देखो, जब एक क्रिकेटर, जब एक प्लेयर, जो हमारे पास जो फील्डर होता है वो कैच पकड़ता है, तो बॉल जब गिरती है किसी फोर्स से, और इसमें टाइम का भी बहुत ही अहम रोल है। तो हम बोलते हैं कि अगर हमारा जो प्लेयर है वो अपने हाथों का ऐसे रेज करे, ऐसे कैच पकड़े कि
उस पे जो टाइम है वो इम्पैक्ट टाइम जो है वो उसको इंक्रीज़ करे कहीं से। अगर ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड करे, 3 सेकंड करे, 5 सेकंड करे, तो तब जाके जो फोर्स इम्पैक्ट होगा वो फोर्स का इम्पैक्ट जो कम होगा, क्योंकि हमारे पास जो इम्पल्स हैं जे हैं ये फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट है, यानी कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जे कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो टाइम हमारे पास कम है ताकि ये कांस्टेंट रहे। अगर हमारे पास फोर्स कम है तो टाइम आपका क्या होना चाहिए, टाइम आपका ज़्यादा होना चाहिए। इसका ये मतलब भी है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी पे कम फोर्स पड़े तो आपको टाइम का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इससे ये बात निकली कि अगर आप चाहते हो कि आपको इंजरी ना हो, अगर आप प्लेयर को चाहता है कि मुझे अगर बहुत ही तेज़ कैच है और जो भी कैच है वगैरह और जो भी काम कर रहा हूँ अगर मुझसे इंजरी ना आए तो मैं टाइम को इंक्रीज़ करूँ, और ताकि मेरे पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कम जाए और टी इंक्रीज़ हो जाए, उससे इंजरी के चांसेस बहुत कम है और उस फील्डर को नहीं लगेगी। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगता है। और जो भी हमारे पास दूसरी चीज़ हमारे पास जो हम सीट्स में, यहाँ भी शॉकर्स में, या होता है कि जो गाड़ियों में एक सिस्टम होता है, जो भी उनके एक्सीडेंट आता है तो शॉकर्स को जो शॉक एब्जॉर्बर हमारे पास, यहाँ जो एयर बैग्स होते हैं हमारी गाड़ी में, वो एयर बैग्स में भी वो यही कंसेप्ट लगता है कि हमारा जो टाइम का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और फोर्स वहाँ पे कम लगता है ताकि इंजरी के चांसेस कम हो। तो ये कंसेप्ट वहाँ पे भी लगता है। तीसरी बात, जब हम बात करते हैं यहाँ पे ये इम्पल्स कहाँ पे लगता है, एक और जगह पे जहाँ पे लगेगा, ये तो बहुत सारी चीज़ों पे लगेगा, बहुत सारी जगहों पे लगेगा। तो यहाँ पे जो मेन मैंने बोला था, यहाँ पे आपने एक तो मैंने शॉकर्स का बोला, ये क्लियरली विजिबल नहीं है ये कलर, हम कलर को चेंज करते हैं, यहाँ पे कलर को हम चेंज करेंगे, कोई डिफरेंट कलर लाते हैं यहाँ से, ये वाला कलर हमें लाएगी यहाँ से। तो शॉकर्स एयर बैग्स की बात की हमने, हमारे पास यहाँ पे प्लेयर की बात की, जब वो कैच पकड़ता है या कुछ भी करता है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि समझिए कोई गिर गया, यहाँ किसी को छलांग लगानी है, ऊपर से इसको नीचे आना है, तो जब ये छलांग लगाएगा तो उस टाइम अगर ये जो सरफेस है ये हार्ड होगा, तो यहाँ पे टाइम का जो है ना, टाइम उसको बहुत ही ज़ोर से इसको झटका लगेगा, क्योंकि टाइम भी कम है बहुत। ये टाइम इसको बिल्कुल रफ सरफेस से नीचे नहीं जाएगा, यानी कि कोई ऑब्जर्वर नहीं है। टाइम यहाँ पे जो इसको इंजरी के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो गए, क्योंकि अगर इस पर क्या हुआ कि फोर्स तो ऑलरेडी ज़्यादा है, इसको चाहिए कि आप ये ऐसे उतरे, या ऐसे जैसे हमारे पास जो होते हैं ना वो एथलीट्स होते हैं, वो अपने जो लेग्स वगैरह या उनके जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, हाथ पांव जो होते हैं, उनको ऐसा करते हैं कि वो उनका जो टाइम है वो थोड़ा एयर में टाइम ले, हवा में थोड़ा उनका टाइम बहुत गुजरे, ताकि जब वो गिरेंगे तो बहुत ज़ोर से ना गिरे, बहुत ज़ोर से ना गिरे। तो ये कंसेप्ट वहाँ पे भी लगता है, बहुत जगहों पे ये कंसेप्ट लगता है। तो मेरा मकसद यही था कि आपको ये जो इम्पल्स हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी वो अच्छे से समझ में आ जाए। और दूसरी बात इसकी इम्प्लीमेंट यूटिलिटी, यहाँ ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये प्रैक्टिकली आप कहाँ देख सकते हो, आप प्रैक्टिकली कहाँ पे बात कर सकते हो अबाउट दिस वेरी पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड द इम्पल्स। इस इम्पल्स कहाँ पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे एक और चीज़ बोली थी यहाँ पे, वो मैंने बोली थी इम्पल्स, हमारे पास एक इम्पल्स होता है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन होती है। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन पे जाएगी कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या बोलती है। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन सेज दैट एक्चुअली जो हमारे पास जो मोमेंटम है वो मोमेंटम होता है, एक्चुअली जो मोमेंटम हमारे पास होता है वो चेंज इन यानी गलती हो गई यहाँ से कि मैं कहना चाहता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम जो हमारे पास
जो मैंने पहले भी बोला था अंदर डिफिनेशन में, वो चेंज इन मोमेंटम जो आता है यहाँ पर पास, चेंज इन मोमेंटम जो आता है वो इम्पल्स के बराबर ही होता है, वो इम्पल्स के वो जे के बराबर ही होता है, इम्पल्स के बराबर ही होता है। So what I can say that you can write the definition here that the change in momentum according to the definition of impulse momentum equation, it states that the change in momentum is equivalent to impulse, the impulse is equivalent to change in momentum, चेंज इन मोमेंटम ही हमारे पास इम्पल्स के बराबर होता है। इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही समझाया, और मैं यहाँ से फिर से समझाऊंगा कि क्या बोल रहा है कि जो जे है ये चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा P2 माइनस डेल्टा P1, क्योंकि P यहाँ पे क्या है, P है हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम है, और ये लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर नहीं है ना, ये एंगुलर इम्पल्स है, ये सिंपली लीनियर इम्पल्स है। तो यहाँ पर से मेरे पास P मोमेंटम है और जे क्या है मेरे पास, जे है मेरे पास इम्पल्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो सिंपली अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास मोमेंटम की जो इक्वेशन है, मोमेंटम की इक्वेशन वो है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर सिंपली मैं इस इक्वेशन में डालूँ तो जे इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, बॉडी तो अपना मास तो चेंज नहीं करेगी, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस हियर, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज कॉल्ड जे। तो मैंने एक भी बोला कि जे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द अबोव डेफिनेशन दैट जे इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम एंड इट इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम। सो what I can say that here, if we reduce the ये तो मैं यहाँ से भी डिराइव करता हूँ आराम से, जो मैंने यहाँ पे लिखा ये तो यही से निकलेगा, सिंपली यही से निकलेगा। तो ये यही से निकलेगा कि जे मेरे पास जो है वो, अगर मैं इसको लिखूँ फोर्स इनटू टाइम को, ये मैं फोर्स को लिखूँगा यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन को लिखूँ मैं v/t, और ये t मेरा कैंसिल होके एम वी। तो यही एम वी जो मैंने ऊपर दिखाया डायमेंशन के टाइम पे कि जे दैट इज द इम्पल्स, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, वही मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या होता है, वही हमारे पास मोमेंटम होता है। तो अगर बॉडी पे फोर्स होता है किसी टाइम ड्यूरेशन पे, तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी होती है। तो मैं सिंपली बोलता हूँ जे, ये जो मेरा इम्पल्स है वो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर आता है, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर आता है। और गेटिंग मी, तो सिंपली मैं क्या बोलता हूँ कि वो आता है मेरे पास एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर हमारे पास कोई फाइनल वेलोसिटी है और मेरे पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है, वो मैं इसको मास से प्रोडक्ट करूँ तो वो जे के बराबर आएगा। तो दैट इज इक्वल टू द एक्चुअली द इम्पल्स। कोई इम्पल्स यही हमारे पास जो है, वही हमारे पास मोमेंटम और इम्पल्स की इक्वेशन है। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन जिसको कहा जाता है कि मेरे पास जो इम्पल्स हैं वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो जे इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर हमारे पास बॉडी स्टार्ट हुई रेस्ट से, यानी कि वी इनिशियल मेरी ज़ीरो है, तो जे इज सिंपली इक्वल टू एम वी फाइनल। तो मैं यहाँ पे सपोज करूँ, ये क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक बॉडी का मास 0.5 kg था, वो हाल्ट पे आई, वो रुक गई, वो हाल्ट पे आई आफ्टर कोलिजन वो हाल्ट पे आई, और बिफोर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। आप मुझे इम्पल्स कैलकुलेट करके दीजिए। तो मैं सिंपली बोलूँगा द 0.5 kg वी फाइनल। तो वी फाइनल यहाँ पे बॉडी मैं कहता हूँ कि आफ्टर कोलिजन हाल्ट पे आई है, तो वी फाइनल मेरी 0 हो जाएगी, और वी इनिशियल मेरे पास ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकंड है। तो जब मैं इसको 2 5 हो गया 10, तो ये 1, 2 5 10, ये 0.5 है तो ये 1, तो ये -1 के बराबर आया, -1 न्यूटन सेकंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब मैंने बॉडी पे फोर्स एक्ट किया है, या जब बॉडी पे फोर्स आफ्टर कोलिजन में क्या है कि बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करनी स्टार्ट हो गई, यानी कि इम्पल्स का जो एक्ट हुआ है, इम्पल्स का जो इफेक्ट हुआ है, वो फोर्स का जो इफेक्ट हुआ है कि
उसका जो मोमेंटम वो एक अलग डायरेक्शन में हुआ है, वो चेंज हुई है, वो एक अपोजिट डायरेक्शन में उसने भागना शुरू किया है आफ्टर कोलिजन। यही सिंपली यहाँ पे नेगेटिव का जो वैल्यू है नेगेटिव दर्शाता है, और यही नेगेटिव यह भी दर्शाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, और ये जो साइन होती है वो डायरेक्शन को ही दर्शाती है। तो इट वाज दी, आई थिंक इट इज sufficient for the ninth standard, for the ninth standard, having the definitions of what I can say, the momentum and the impulse. So impulse is simply the product of force and time. The force under a short duration is called the impulse. After that we say that the change of momentum caused by the push, caused by the force, is equivalent to the impulse, is the second definition. After that we say that if the force is variable, if the force is not constant, force is changing its magnitude, which is a real life example actually, then we make the use of calculus and we simply integrate this very particular equation. After that we talk about the units of impulse, and we say that simply the units are Newton second. These are the SI units. You can derive the CGS and other units, FES units here. Then we say that is a vector quantity and the direction of the impulse is same as that of the force, उसके बाद हमने ये बोला कि what is the impact of push actually, that actually says about here impulse dimension of impulse। फिर हमने बात की, और हमने यहाँ पे क्या किया कि सिंपली हमने FT को इसमें एक और जो न्यूटन सेकंड लॉ से हमने ये वाली डेफिनेशन लाई, और इसको T से ये किया, और फिर T से डिवाइड नहीं करके इसको ऐसे किया, और हमारे पास निकला कि ये हमारे पास जो ये मोमेंटम के बराबर होता है। तो वही हमने लास्ट में यहाँ पे भी बोला कि ये मोमेंटम के बराबर ही होता है। फिर हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी यहाँ पर मोमेंटम एंड इम्पल्स की, और हमने यहाँ पे ये बोला कि जो हमारे पास एयर बैग्स होते हैं, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, जो शॉकर्स इस्तेमाल होते हैं, जो भी हमारे पास कुछ ऐसे इलास्टोमर्स होते हैं, या हमारे पास इलास्टिक चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो हम किसी भी खतरे में या किसी भी जब शॉक की कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो इम्पैक्ट टाइम यहाँ पे इंक्रीज़ हो। जब भी हमारा इम्पैक्ट टाइम इंक्रीज़ होगा तो हमारा फोर्स जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा, और उस वजह से हमारे पास इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद हमने ये भी बोला कि एयर बैग्स में भी ये इस्तेमाल होता है, और जो भी खिलाड़ी खेलता है अगर उसने अपना जो खेलने के टाइम जो ये होता है, ये अगर उसको कैच आया, अगर उसने टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज़ किया, तो उसके पास भी इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद हमने यही बोला कि हमने यही जो पहले हमने बोला था कि जे क्या होता है, जे इज सिंपली द चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम हमने यहाँ से ये बोला कि इट इज़ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो मुझे लगता है ये सफिशिएंट था टुडे इसके ये चीज़ समझने के लिए, और बहुत दिनों के बाद हमने आपसे मुलाकात की। अगर आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आती हैं, आप ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा इस वीडियो में, और फीडबैक अपना दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।